बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई इस लेक्चर के दौरान कि आप लोगों के पास स्लाइड्स वगैरह चल के नहीं आ रही थी, तो मैं ये दोबारा आपको फैसिलिटेट करने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो आज हमारा टॉपिक था दैट वाज थर्मोग्राविमेट्री एंड डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। तो बेसिकली पहले मैं इसको क्विकली थोड़ा सा जाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन अगर आपके पास आपकी साइड पे हो तो वो क्लियर हो जाए। द इंटरनेशनल कन्फेडरेशन फॉर थर्मल एनालिसिस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिस जो डिफाइन करता है थर्मल एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स को। इसके अकॉर्डिंगली द मास चेंज ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड as a function of temperature while the substance is subjected to a controlled temperature program। इसमें आपके पास mass का चेंज आता है कि जब भी आप एनालिसिस करते हो, थर्मल एनालिसिस करते हो थ्रू TGA, तो आपके पास mass में वेरिएशन आती हैं। समटाइम्स आपके पास सॉलिड स्टेट में कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं कि उनमें जब आप उनको हीट करते हो तो उनमें mass की वेरिएशन नहीं आती। अलबत्ता सम सैंपल्स ऐसे होते हैं जिसमें मैस की वेरिएशन आती है, तो वो सैंपल जिनमें मैस वेरी करता है या मैस रिड्यूस होता है, वो द काइंड ऑफ वोलेटाइल सैंपल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए। तो कुछ सैंपल जिनमें मैस वेरी नहीं करता, वेट में लॉस नहीं आता, उसमें सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उनको हम DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस या DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलरीमेट्री के थ्रू हम वो फाइंड आउट करते हैं। जनरली इस में जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो दे आर प्रेजेंटेड एज ए प्लॉट ऑफ मैस अगेंस्ट टेम्परेचर और टाइम। दो तरह के, मैंने आपसे कहा कि दो तरह से आप एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, या जो TGA इक्विपमेंट का जो ऑपरेटर है उससे डिमांड कर सकते हो। नंबर वन, आप उसको कह सकते हो कि आप इस सैंपल को कोई एक डिफाइंड टेम्परेचर से नेक्स्ट डिफाइंड टेम्परेचर तक आप उसको हीट करवा सकते हो सैंपल को, और उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल 25 से ऑनवर्ड 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप ऑपरेटर को एक रेट बता देते हो कि इस रेट के हिसाब से इसको हीट करो, और आप अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हो। सेकंड, ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए किसी भी सैंपल को हीट करते हो। लेट्स से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप किसी भी सैंपल को 5 आवर्स के लिए हीट करवाते हो, फिर उसमें जो वेट के जो चेंजेस हैं वो, या मैस के जो चेंजेस हैं, उसको आप टाइम के अगेंस्ट देखते हो। अगेन इन दोनों केसेस में आपके पास मैस लॉस जो आता है वो इन वेरियस स्टेप्स आता है। तो आपको जनरली मैंने आपसे कहा कि थर्मल एनालिसिस जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हम इसको जनरली, हमारा जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है वो सॉलिड स्टेट मटेरियल होता है। लिक्विड्स का रेयरली करते हैं और गैसेस का हम नहीं करते थर्मल एनालिसिस। तो ये जो TGA है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, इसमें हम जो मेन यूज़ हम इसको करते हैं, एक तो हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, पॉलीमर्स का, डिफरेंट ग्लासेस का। सेकंड, हमारा जो यूज़ होता है इसका, हम फाइंड आउट करते हैं अनीलिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, आप काइंड ऑफ पार्टिकल्स बनाते हो जो कि नैनो मटेरियल भी हो सकते हैं और जो कि माइक्रो मटेरियल भी हो सकते हैं। तो दो तरह की अप्रोचेस हैं बनाने के लिए पार्टिकल्स।
एक टॉप डाउन अप्रोच है मटेरियल सिंथेसिस में, जिसमें आप बड़े पार्टिकल्स लेके उनको ग्राइंड करते हो, क्रश करते हो और अपने रिक्वायर्ड साइज का उनको बना लेते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास जो बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें आप सॉल्यूशंस या साल्ट्स लेते हो, केमिकल्स, और उनका सॉल्यूशंस बनाते हो और उसमें फिर आप प्रेसिपिटेट आउट करते हो डिफरेंट साल्ट्स को या मेटल्स को। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको शो करूँ, केमिकल प्रोसेस आपके पास कई तरह के हो सकते हैं, केमिकल सिंथेसिस कई तरह के हो सकते हैं, सोल जेल सिंथेसिस है, माइक्रो इमल्जन है, को प्रेसिपिटेशन है। यहाँ पे जो प्रोसेस हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम को प्रेसिपिटेशन का, केमिकल को प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस कहते हैं। और को प्रेसिपिटेशन क्यों कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा आयंस को, मेटल आयंस को आप प्रेसिपिटेट करने जा रहे होते हो तो उसको को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लेट से कि कोई भी ऑक्साइड्स बनाने जा रहे हो, या कोई मिक्स ऑक्साइड बनाने जा रहे हो, जैसे फेराइड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम फेराइड्स हैं, MgFe2O4, लेट से कि उसमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी बनता है और आयरन का ऑक्साइड भी बनता है, और हाई टेम्परेचर पे ये दोनों ऑक्साइड रिएक्ट करके आपके पास मैग्नीशियम फेराइड बनाते हैं। इसमें आपने लेट से कि अगर ये मैग्नीशियम फेराइड बनाने जा रहे हो तो मैग्नीशियम का कोई साल्ट लेते हैं आप और आयरन का कोई साल्ट लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं रिक्वायर्ड मोलर रेशो में, और उसका सोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसको हीट करते हो आप। जब आप उसकी हीटिंग करते हो तो ये ऑलमोस्ट जो को प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है वो एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अच्छी को प्रेसिपिटेशन हो जाती है। वहाँ पे आयंस की एक्टिविटी अच्छी खासी होती है। जब इसका टेम्परेचर आप अचीव कर लेते हो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आप कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करते हो ड्रॉप वाइज, तो आपके पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। अगर फॉर एग्जांपल आपने सोडियम कार्बोनेट एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ किया तो आपके पास कार्बोनेट्स आ जाते हैं। फिर स्टीयरिंग स्टॉप कर देते हो, टेम्परेचर ऑफ कर देते हो और हमारे पास प्रेसिपिटेट सेटल हो जाते हैं। आप इनको वॉश भी कर सकते हो चाहो तो डिस्टिल वाटर से या एथेनॉल से। इसके बाद फिर आप इनको ड्राई कर लेते हो इन प्रेसिपिटेट्स को। तो ये प्रेसिपिटेट्स जो आपके पास आते हैं ये ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, तो यू कैन मेक इन इनटू पाउडर फॉर्म फॉर प्रॉपर सॉलिड स्टेट रिएक्शन। तो ये ग्रेनुलर फॉर्म में आपके पास, तो ये बेसिकली आपके पास हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं। ये अभी ऑक्साइड्स नहीं बने। तो जैसे दूसरा मेथड था टॉप डाउन अप्रोच, तो उसमें आपके पास जो होता है दैट इज उसमें आपको हीट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप इनको प्रॉपरली अनील करते हो या हीट करते हो अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये एक तो इसका मेथड ये हो सकता है कि आप हिट एंड ट्रायल करें, आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1-2 घंटे के लिए इसको हीट करके उसका फिर XRD लें, फिर आप उसको देखें कि आपका प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना। फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका पोर्शन जो है ना वो हीट करें या नील करें, फिर उसको देखें XRD के थ्रू कि वो बना है कि नहीं बना। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका प्रॉपर अनीलिंग टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाए और हमें ऑक्साइड्स मिल जाएं या हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसके लिए हम एक TGA रन करते हैं। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम पाउडर फॉर्म लेते हैं और हम ऑपरेटर को दे देते हैं और उसको हम एक रेंज बता देते हैं। क्योंकि केमिकल प्रोसेसेस हैं, इसमें जो पार्टिकल इसके थ्रू आप बनाते हो तो उनके साइजेस छोटे होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हम कहते हैं कि जितना साइज छोटा होगा पार्टिकल का वो अच्छे तरीके से फर्नेस में रिएक्ट करता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अप टू, हम ऑपरेटर को कहते हैं कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से हीट करें। यहाँ पे चूंकि ये डिग्री, ये जो राइट पे आप प्लॉट देख रहे हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास X एक्सिस में है और वेट लॉस हमारे पास Y एक्सिस में है।
तो इसको अगर हम देखें तो हमने ये डेटा जो कलेक्ट किया है ये रूम टेम्परेचर से ऑनवर्ड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको लिया है डेटे को। इस टीजीए से या थर्मोग्राम समटाइम इसको लोग कहते हैं, तो इससे हमें डिफरेंट स्टेप्स हम देखते हैं कि जो भी डिकम्पोजिशन इसकी हो रही होती है थ्रू हीटिंग। अपना जो थोड़ा सा सैंपल हमने ऑपरेटर को दिया हुआ था उसकी रन को देखते हुए, तो हमारे पास ये कर्व यहाँ पे फ्लैट हो जाती है, तो हमारे पास फर्दर वेट लॉस नहीं होता। तो हम कहते हैं कि राउंड अबाउट 860 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड हमारे पास नो वेट लॉस होता है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें प्रेसिपिटेट हुआ हुआ था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, अगर आयरन हाइड्रोक्साइड उसमें प्रेसिपिटेट हुआ हुआ था तो वो इस टेम्परेचर तक आने तक हमारे पास वो आयरन ऑक्साइड बन गया है। फर्दर हम अगर ऑन द सेफ साइड हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड हम ले लेते हैं इसके एनीलिंग के लिए, और हम कहते हैं कि हम 3-4 घंटे के लिए अगर हम इस सैंपल को, इस पूरे बल्क सैंपल को हम अनील करें एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्लियर वेट लॉसेस तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा वेट लॉस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए हम फिर एक मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि थ्रू आपके सॉफ्टवेयर, आपकी पीसी में जहाँ पे आप डेटा प्लॉट करते हो, जैसे ओरिजिन प्रो है, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है, जब आप ये टीजीए का डेटा प्लॉट कर लेते हो तो वहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आता है, तो उसको क्लिक करके आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हो। अगर आपने टेम्परेचर के अगेंस्ट किया हुआ है एक्सपेरिमेंट तो आप टेम्परेचर के अगेंस्ट डेरिवेटिव लेते हो, अगर टाइम के अगेंस्ट किया हुआ है तो टाइम के अगेंस्ट ले लेते हो। तो उस कर्व को जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव से आती है उसको डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके पास ये एक प्लॉट है हमारे पास, इसमें एक स्टेप में सारी डिग्रेडेशन हो रही है, और इसका अगर हम DTG देखें तो हमारे पास एक ही पीक आ रही है जो डाउनवर्ड है, और हम इस पीक को देखते हुए हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो भी डिकम्पोजिशन या मैस लॉस का जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। सेकंड थोड़ी सी मोर कम्प्लेक्स एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास निकल फेराइट एल्यूमिनियम लेंथनम या एल्यूमिनियम लेंथनम डोप निकल फेराइट है। तो इसमें 3-4 किस्म के मेटल्स हैं हमारे पास, और सारों का हमने सोल्यूशन बनाया साल्ट्स का और मिक्स किया, फिर हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला, और हमारे पास जो हमने कर्व मेजर किए वो जो ये वाली कर्व जो है हमारे पास ये TGA है, और इस कर्व का हमने जब DTG लिया या फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इस किस्म की कर्व्स आ गई, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास वेट लॉसेस हो रहे हैं। और इन वेट लॉसेस को हम फिर ज़ाहिर है हमें पता है कि कौन सा मेटल हमने प्रेसिपिटेट आउट किया हुआ है, उस मेटल के पर्टिकुलरली हम वेब पे सर्च कर लेते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन, या कोई भी लिटरेचर हम सर्च कर लेते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या हो सकता है। इसी तरह ये एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें मैग्नीशियम डोप्ड बेरियम कोबाल्ट फेराइड ये हेक्साफेराइड्स हैं। इसमें हमारे पास 4 किस्म की, एक हमारे पास जो ऑरेंज लाइन है इज अ काइंड ऑफ हमारे पास डेटा आया है TGA से, और हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है जिसमें 4 किस्म के हमारे पास वेट लॉसेस शो हो रहे हैं, और हमने इसको को रिलेट किया है। यहाँ पे तो डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन हमने को रिलेट, ये पब्लिश्ड डेटा है बाय द वे, हमने इसको को रिलेट किया है कि कौन कौन से मेटल आयंस यहाँ इन स्टेप्स पे डिकम्पोज हुए हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लिटरेचर। इंस्ट्रूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं आपके पास बैलेंस होता है, ज़ाहिर है वेट मेजरमेंट इसमें होती है। जब भी हम इस TGA में बात करते हैं बैलेंस और फर्नेस की, माइक्रो बैलेंस है और माइक्रो फर्नेस है। तो हमारे पास वेट ऑफ जो सैंपल होता है वो मिलीग्राम्स में होता है, तो हमने
बैलेंस और जो माइक्रो बैलेंस है और जो माइक्रो फर्नेस है उसको हम या उसमें इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल ऐसे कह लें, प्री इंस्टॉल होता है। The substance is placed in a small inert crucible which is attached to a microbalance and has a furnace position around the sample. Furnace may be positioned several places relative to the balance. ये दो जो मैंने रीडिंग मटेरियल्स अपलोड किए हुए हैं सी ऑनलाइन पे भी और टीम्स पे भी, दो तरह की इमेजेस हैं दोनों बुक्स में, तो मैंने उसको कोरिलेट किया हुआ है। यहाँ पे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है आपके पास, बैलेंस की जो फर्नेस है आपके पास हॉरिजेंटली उसको ऑक्युपाई किया हुआ है स्पेस को। फिर टॉप लोडिंग आपके पास एक ये वाली पोजीशन है कि इसमें सैंपल पेन आप यहाँ पे रखते हो और आपका वर्टिकल जो बैलेंस का आर्म है वो वर्टिकली एडजस्ट होता है और फर्नेस अकॉर्डिंगली उसकी गियर माउंट होती है। फिर सस्पेंडेड है। फिर इन पोजीशंस की ये डिपेंड करता है कि कौन सा इक्विपमेंट आपके पास लैब में अवेलेबल है। ये हमारे एंड पे नहीं होता कि हम कौन सी फर्नेस की या कौन सी ज्योमेट्री की सिलेक्शन करें। ये ऑलरेडी कंपनी की तरफ से जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास लैब में मौजूद होता है तो ये उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होती हैं इस किस्म की ज्योमेट्रीज, और इनके फिर अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस फर्स्ट वाली की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैस है सैंपल, उसमें से वोलेटाइल गैसेस जो है ना वो इवॉल्व हो रही हैं, तो वो यहाँ पे कंडेंसेट हो सकती हैं अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक फ्लो नहीं है। यहाँ पे आपके पास आल्दो के ना यहाँ पे कंडेंसेशन हो सकती है ना बैलेंस के जो आर्म है उस पे हो सकती है, लेकिन इसमें आपके पास ये वाला जो आर्म है, ये जो वर्टिकल आर्म है बैलेंस का, इसको स्टिफ होना इसका ज़रूरी होता है क्योंकि इन ऑर्डर टू सपोर्ट द mass of the sample। ये इतना स्टिफनेस की जब हम बात करते हैं या सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम क्योंकि ये माइक्रो बैलेंस है तो इसी तरह ये आर्म भी इसका काइंड ऑफ ये डेलिकेट होता है। एक इतना स्ट्रॉन्ग हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें ज़ाहिर है वो सेंसिटिविटी उससे बैलेंस की वो नहीं रहती। फिर हमारे पास ये एक सस्पेंडेड ज्योमेट्री है, तो इसमें आप अगर देखें इसमें वोलेटाइल गैसेस जो भी होंगी सैंपल में से वो डायरेक्ट अफेक्ट करेंगी इसके जो बैलेंस का मैकेनिज्म है इसको अफेक्ट करेंगी। तो हर एक किसी को किसी की जो है ना वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास जो फर्नेस है वो इनसाइड दी हाउसिंग, हाउसिंग का मतलब ये है कि इनक्लोज्ड होता है सारा थर्मल जो बैलेंस मैकेनिज्म है वो एक कंपार्टमेंट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं हम, जो कि मेटल्स का भी हो सकता है, जो कि ग्लास का भी हो सकता है। तो ये फर्नेस उस हाउस के इनक्लोज उसमें अंदर हो सकती है या उनके वॉल के में उसके अकॉर्डिंगली हो सकती है या आउटसाइड ऑफ द कंपार्टमेंट हो सकती है। नल पॉइंट वेइंग मैकेनिज्म्स आर फेवर्ड इन दी नल पॉइंट मैकेनिज्म वो होता है फॉर एग्जांपल आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल जो है ना लेट्स से कि ये वाली ज्योमेट्री का आपके पास एक एक बैलेंस है इस ज्योमेट्री का। इस ज्योमेट्री के अपोजिट साइड पे आपने यहाँ पे एक फोटो सेल लगाया होता है और इस आर्म के इस साइड पे आपने एक लेज़र लगाया होता है। अब लेट्स से कि इसको आपने हीट किया और इस आर्म ने उस लेज़र को ब्लॉक किया होता है, उस फोटो सेल पे नहीं पड़ रहा होता है इसका वो जो रेज हैं। तो जब इसमें से सैंपल का साइज या वेट डिक्रीज होता है तो ये आर्म ऊपर नीचे मूव करता है अकॉर्डिंगली। तो इसकी जो रेज हैं वो फोटो सेल पे जाके पड़ती हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेज नहीं रहती तो वो फोटो सेल सिग्नल भेजता है कंप्यूटर के थ्रू अगेन इस आर्म को और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और इसी दौरान हम उसका जो भी वेट रिड्यूस हुआ होता है, मैस रिड्यूस हुआ होता है, तो हम उसको मेजर कर लेते हैं।
तो null point weighing mechanism basically ये है. The balance is often mounted in a glass envelope, sometimes a metal one. The modern tendency is to use 10 to 100 milligram, और sometimes अगर more sensitive equipment है आपके पास 1 milligram का weight भी आप use करते हैं sample का. The system of balance plus furnace is called thermobalance. फर्नेस है एबल टू हीट अप एटलीस्ट आपके पास जो भी इक्विपमेंट आप के पास लैब में अवेलेबल होता है आजकल, तो वो एटलीस्ट 1100 तक उसको जाना चाहिए. क्योंकि मोस्टली आपके पास जो सिंथेसिस कर रहे होते हैं सॉलिड स्टेट में, तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है जब आप टीजीए रन करते हो तो एटलीस्ट आप 1000 का उनको ऑपरेटर को कहते हो कि इस तक हमें जो है सैंपल का एनालिसिस कर दें. तो मोस्टली 1100 तक तो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आप ले लेते हो तो उसमें आपके पास 1600 तक रेंज आ सकती है. प्लैटिनम रोडियम डिपेंडिंग अपॉन द एलॉय दैट इज यूज्ड फॉर द वाइंडिंग ऑफ द फर्नेस. बियॉन्ड मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोडियम आपके पास 1800 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाते हैं, उसकी डिटेक्शन की टेम्परेचर की रेंज बढ़ाते हैं, तो इतना आपके पास इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव होता जाता है. और ज़ाहिर है फिर उसके साथ साथ ही बैलेंस मैकेनिज्म को भी चेंज करना पड़ता है आपको. द फर्नेस शुड, कोई भी अच्छी इक्विपमेंट में जो भी फर्नेस लगी होती है दैट शुड बी केपेबल ऑफ रीचिंग 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड अबव मैक्सिमम डिजायरेबल टेम्परेचर. तो आपने फॉर एग्जांपल 1000 का दिया है और एक इक्विपमेंट में अगर वो 1100 से ऊपर ना जा सकता हो, तो आप 1000 वाला कम से कम या 1100 का उस पर रन नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होती है हर इंस्ट्रूमेंट की कि वो कितनी कैपेसिटी है उसकी, या कितना टेम्परेचर को वो बियर कर सकता है. अगर तो आप उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर दोगे उसको, तो शायद उसकी वाइंडिंग में उसको वाइंडिंग फर्नेस की डैमेज हो सकती है और इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है. हैव अ यूनिफॉर्म हॉट जोन ऑफ रीजनेबल लेंथ. उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि जो भी सैंपल आपने उसमें सैंपल कंपार्टमेंट में रखा हुआ है, क्रूसिबल में रखा हुआ है, तो उसमें उस सैंपल को हीट प्रोवाइड हो तो वो यूनिफॉर्म हो. रीच द रिक्वायर्ड स्टार्टिंग टेम्परेचर एज क्विकली एज पॉसिबल. उसकी हीट कैपेसिटी कम होनी चाहिए. जितनी भी किसी मटेरियल की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा पहली हीट वो उस इंस्ट्रूमेंट के उस कंपार्टमेंट को हीट करने के लिए यूज़ होगी, उसके बाद जाके ही सैंपल की बारी आएगी. तो उसकी हीट कैपेसिटी ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए कि उसकी हीट कैपेसिटी कम हो. तो ये भी एक है इसका. नॉट अफेक्ट बैलेंस मैकेनिज्म थ्रू रेडिएशन और कन्विक्शन. तो उसको बैलेंस मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. फिर एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और बहुत सी, लेकिन इस एटमॉस्फेयर का यूज़ करना द काइंड ऑफ हेल्पफुल भी हो सकता है, बिकॉज इट डिक्रीजेज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. जैसे मैंने आपसे कहा, वो अफेक्ट करता है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकता है अगर कोरोसिव गैसेस हैं. फ्लशेस आउट द कोरोसिव प्रोडक्ट्स और गैसेस इवॉल्व होती हैं. डिक्रीज सेकेंडरी रिएक्शंस, बिकॉज जब आप एटमॉस्फेयर को फ्लो करवाते हो थ्रू बैलेंस या अबव द सैंपल, तो वो अपने साथ वो जो वोलेटाइल किस्म के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको साथ दूसरे आउटलेट में ले जाता है. इट आल्सो एक्ट्स एज ए कूलेंट फॉर द बैलेंस मैकेनिज्म. तो ये है क्रूसिबल्स. इनके साइज को आप कंपैरेटिवली देख ले सकते हैं कि का साइज कितना छोटा होता है, क्योंकि मिलीग्राम का सैंपल हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें. तो क्रूसिबल जो होते हैं आपके पास, वो सिरामिक्स की भी हो सकते हैं, प्लैटिनियम की भी हो सकते हैं. हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. अब सिरामिक्स के जो हैं वो उसमें ये होता है कि आपका मटेरियल समटाइम स्टिक हो जाता है उसके साथ. वो इनर्ट नहीं होते. प्लैटिनियम ऑन द अदर साइड ये इनर्ट होता है, लेकिन अगर आपका कहीं हाइड्रोजन इन्वॉल्व है एज ए रिड्यूसिंग गैस, या आपका बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन
प्लाटीनियम पे एब्जॉर्ब हो के इसको ये वेट गेन कर लेता है, तो आपके जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ सकता है। थर्मोकपल अगेन आपके पास वो जो आमतौर पे आपके पास घरों में जो मल्टीमीटर आप खरीदते हैं, तो उसके साथ दो वायर्स होती हैं जो एंड पे कनेक्टेड होती हैं, उसको हम थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल इज जनरली यूज्ड टू सेंस द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो थर्मोकपल, और ये दो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है जो जिसको फ्यूज़ किया होता है, और जैसे ही इसकी वो टिप हीट को सेंस करती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम, इसको हम देखेंगे अगर टाइम हुआ हमारे पास तो हम इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे वर्क करता है बेसिकली थर्मोकपल एज अ काइंड ऑफ सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस होते हैं या मटेरियल होते हैं। तो ईएमएफ उसमें जनरेट होती है क्रॉस उसमें इलेक्ट्रॉन, ज़ाहिर है ई में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट को आपका मीटर्स या कंप्यूटर उसको सेंस करता है और आपको टेम्परेचर बता देता है। प्लाटीनियम प्लाटीनियम रोडियम एलॉय का भी थर्मोकपल हो सकता है, लेकिन इस केस में आपको देखना होता है कि अगर आपको पता हो कि आप इक्विपमेंट में थर्मोकपल जो है ना वो प्लाटीनियम का है और आप प्लाटीनियम के ही क्रूसिबल यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस ज़ाहिर है वो जो एग्जाम्पल के करीब जो क्रूसिबल थर्मोकपल होता है वो उसके साथ समटाइम टच कर जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे आप हीटिंग कर रहे होते हैं, थर्मोकपल भी एक्सपेंड हो सकता है। तो वो अगर प्लाटीनियम के क्रूसिबल हो और थर्मोकपल भी प्लाटीनियम वाला आप यूज़ कर रहे हो या प्लाटीनियम कंटेनिंग थर्मोकपल हो, तो वो समटाइम फ्यूज़ हो सकता है हीट की वजह से। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो कि सिरामिक प्लेट्स उनके दरमियान इंटरस्पेस कर लेते हो और इससे आप अवॉइड कर सकते हो। ये जनरल डायग्राम है, इसमें मैंने आपसे कहा कि थर्मो बैलेंस जो है मोस्ट क्रूशियल और क्रिटिकल पार्ट ऑफ द टीजीए है। इसमें आपके पास सैंपल क्रूसिबल है, टेयर वेट है, जनरली जो लेटेस्ट आजकल थर्मोग्रामेट्रिक एनालाइजर आ रहे हैं तो उसमें ये टेयर वेट का ऑप्शन नहीं होता, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली वो जो है ना वो रेफरेंस कंट्रोल कर रहा होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे एक थर्मोकपल लगा हुआ है और which is placed at the reference temperature, और यहाँ पे फर्नेस का अलहदा से थर्मोकपल है। तो ये कंप्यूटर इन दोनों को मॉनिटर कर रहा होता है और जो आपने टेम्परेचर सेट किया होता है वो अकॉर्डिंगली उसको जो है ना ट्यून कर रहा होता है या वो अडॉप्ट कर रहा होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी टीजीए। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और टीएससी को देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।